नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसका अगला भाग। देखिए फ्रेंड, ये जो प्रैक्टिस सेट है या टेस्ट सीरीज़ है जिनके भी यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम यानी कि पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, इसी के साथ साथ आने वाला जो कनिष्ठ सहायक है और पटवारी लेखपाल है उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित है। जिन्होंने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक साइड क्षेत्र दिया गया है, दूसरी साइड राजधानी दी गई है। गंगाद्वार, तो गंगाद्वार में किसकी राजधानी थी? तो नागराज कौरव की राजधानी थी। 1 का 3 हो जाएगा। सुबावपुर, तो महाभारत काल में सुबावपुर का उल्लेख मिलता है। सुबावपुर यानी कि श्रीनगर, जहाँ पर कुलीन शासक सुबाव की राजधानी थी, यानी कि 2 का 2। सोनितपुर, सोनितपुर जो कि रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर है। बाणासुर जो राक्षस राज हुए हैं उनकी राजधानी थी, तो इनका 1 हो जाएगा। अगला है ब्रह्मपुर, तो ब्रह्मपुर में पौरव राजवंश की राजधानी थी, यानी कि 4 का 4 हो जाएगा। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 2 1 4। अगला प्रश्न है, असंगत कौन सा है? यानी कि इनमें एक असंगत है। देखिए फ्रेंड, ये शब्दावली ली गई है, कत्यूरी राजवंश से ली गई है। भृत्य क्या होते थे? भृत्य सेवक को कहते थे, पहला सही है। दूसरा कोटपाल होता था, जो गढ़ रक्षक होता था, यानी कि पूरे कबीले का रक्षक या गढ़ का रक्षक, तो कोटपाल कहते थे। प्रतिहार, तो द्वार रक्षक होते थे, गिरद्वारों के जो रक्षक होते थे। कुलचारिक, कुलचारिक सेनानायक नहीं होगा, 4 प्रकार की सेनाएं थी, तो चारों अलग अलग थे, तो चारों के अलग अलग नाम हैं। तो कुलचारिक एक पद था जो कि तहसीलदार के समान पद था, तो कुलचारिक हो जाएगा तहसीलदार, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलचारिक सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण कौन सा है? ठीक है फ्रेंड, निम्न पुरापाषाण काल, पहले इसको समझेंगे होता क्या है। पाषाण काल यानी कि जब मानव पाषाण यानी कि पत्थर पर निर्भर था, उस काल को 3 भागों में बांटा गया है जब पत्थर युग था। एक था निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा था उच्च पुरापाषाण काल। तो इन तीनों कालों से या इन तीनों समय से कुछ न कुछ हथियार या उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बात हो रही है निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल का जो उपकरण है वो मुष्टिक कुठार है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सल्क और खुरचनियों की बात करें तो सल्क और खुरचनियाँ मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है, सल्क और खुरचनियाँ। अगर फलक और तक्षणों की बात करें तो फलक और तक्षणियाँ उच्च पुरापाषाण के उपकरण हैं। उच्च पुरापाषाण जो कि अभी तक उत्तराखंड में प्राप्त नहीं हुए हैं, ये भारत के अंदर प्राप्त हुए हैं। लौह फलक, फलक यानी कि जो कुल्हाड़ी होती है लोहे की बनी थी, और ये किससे संबंधित है? उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुष्टि कुठार। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। तो सुमेलित देखना है सही कौन सा है। पहला है सिरती। सिरती एक कपड़ा कर था जो कि नगद लिया जाता था, नगद कर, तो बेकार नहीं होगा। दूसरा है टानकर, जो कि बुनकरों से था। कूत, कूत क्या होता था? नगद के बदले अनाज, पर नगद गलत हो जाएगा, नगद के बदले अनाज जो लिया जाता था चंद शासन में, तो उसी को कूत कहते थे। अगला है कटक। कटक सेना के लिए था, तो ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर था, आपातकाल गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टानकर। ये बुनकरों से था, जो भोटिया व्यापारी होते थे उनसे ये लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है इसमें, आज़ादी के आंदोलनों को गढ़वाल के कोने कोने में फैलाने में दुगड्डा की अहम भूमिका रही है। पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में आंदोलन का प्रमुख केंद्र दुगड्डा ही था। यहाँ से बहुत सारी क्रांतियाँ या आंदोलन हुए हैं, या क्रांतिकारियों की भर्ती यहीं पर होती थी। कारण है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 दुगड्डा में हुआ था। ये बात भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? जैसे जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है, वैसे ही उत्तराखंड में भी बर्फ का शिवलिंग बनता है, जो कि टिम्मरसैंण महादेव मंदिर या फिर टिम्मरसैंण गुफा चमोली के अंदर जो नीति घाटी में है, तो वहीं पर ये बनता है, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम्मरसैंण महादेव। रुच महादेव रुद्रप्रयाग में है, और बिनसर महादेव अल्मोड़ा में है, खतलिंग महादेव टिहरी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है?
देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड में अगर फसलों की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, उसके बाद चावल होता है, ये क्रम से लगाने को भी आते हैं। चावल के बाद गन्ना होता है और गन्ने के बाद मंडुआ होता है, मंडुआ। तो ये आपको याद रखना है, घटते क्रम में है, सबसे ज़्यादा गेहूँ है, फिर चावल है, फिर गन्ना है, फिर मंडुआ है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूँ। अगर भारत की बात करें तो भारत में चावल होता है भारत के अंदर, और विश्व की बात करें तो विश्व में भी चावल होता है, जबकि उत्तराखंड में गेहूँ उत्पादन होता है। ये पॉइंट भी नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड, हमने परीक्षावाणी जो 16वां संस्करण है उसको चैप्टर वाइज शुरू किया है, और साथ ही साथ हमने जो उसके सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उसकी भी क्लासेस शुरू की है। यानी कि दोनों जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है और जो पीछे उसमें चैप्टर दिए गए हैं, तो दोनों की क्लासें हमने शुरू की है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो 16वां संस्करण यानी कि लेटेस्ट अपडेट परीक्षावाणी का आया है तो उसको हम वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो उसमें हमने बताया था, जो पहला चैप्टर कराया था विधानमंडल। विधानमंडल किसे कहते हैं? जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्यों में विधानमंडल होता है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक तो आता है विधानसभा, दूसरा आता है राज्यपाल, और तीसरा आता है विधान परिषद। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, जिस कारण उत्तराखंड में विधानमंडल के 2 ही अंग हैं, एक तो विधानसभा, दूसरा राज्यपाल। अब यहाँ पर पूछ रहा है विधानमंडल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि विधानमंडल किससे बना होता है, यहाँ पर अंतर्गत पूछ रहा है, तो सचिवालय भी इसी के अंतर्गत काम करता है। तो यानी कि ऑप्शन डी सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जहाँ पर सभी को समान माना जाएगा, किसी भी धर्म का हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। इस मामले में उत्तराखंड पहला है। और उत्तराखंड की बात करें तो इसने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के लिए एक समिति का गठन किया है, जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, इस समिति का गठन किया गया था 27 मई 2022। ये भी आपको याद रखना है। यूसीसी समिति का गठन जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कब किया गया? तो 27 मई 2022। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो रिपोर्ट आपको याद रखना है 2 फरवरी 2024 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और यह विधेयक यानी कि यूसीसी विधेयक या बिल विधानसभा में कब पास हुआ? तो 8 फरवरी 2024 को ये विधानसभा में पास हुआ। इसके बाद एक डेट आपको और याद रखनी है, इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्वीकृति कब दी? तो 8 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्वीकृति दी। और इसी के साथ 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इसके अध्यक्ष थे रंजना देसाई। तो पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने यूसीसी लागू किया है। दूसरा पूछेगा तो दूसरा गुजरात है, उत्तराखंड के बाद गुजरात ने भी लागू किया है। अगला प्रश्न है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता कौन थे? तो स्वैच्छिक चकबंदी आंदोलन चलाया था यमुना घाटी के अंदर, तो ये चलाया गया था गणेश सिंह गरीब और स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत, यानी कि बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी स्थित है? उत्तराखंड जुडिशियल लीगल एकेडमी यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं उत्तराखंड विधिक न्यायाधिकरण एकेडमी। तो ये भुवाली नैनीताल के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भुवाली नैनीताल। स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना 2004 के अंदर नैनीताल में होती है या भुवाली में होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? यानी कि पहले 33% था महिलाओं के लिए आरक्षण, बाद में इसको 50% किया गया पंचायत और वन पंचायत दोनों के अंदर। तो ये भी हमने पढ़ाया था, परीक्षावाणी का जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया था कि भुवनचंद खंडूड़ी की सरकार ने 2008 में इसको 33 से बढ़ाकर 50 किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2008। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। पहला है, राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया। तो पहला बिल्कुल सही है, राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को होता है। दूसरा है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2003 में किया गया। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी 27 मई 2003 को किया जाता है, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम ब्लॉक वाले जिले कौन से हैं? यानी कि सबसे कम जो विकास खंड है ये कहाँ पर स्थित है?
सबसे कम विकास खंडों की अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के अंदर हैं, जहाँ पर 3-3 विकास खंड हैं या फिर 3-3 ब्लॉक हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग के अंदर ऊखीमठ है, ऊखीमठ ब्लॉक। दूसरा है अगस्त्यमुनि ब्लॉक, अगस्त्यमुनि ब्लॉक। तीसरा है जखोली ब्लॉक। तो रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि और जखोली है। वहीं अगर बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर के अंदर भी 3 है, एक तो खुद बागेश्वर है, दूसरा गरुड़ है, गरुड़ ब्लॉक है, और तीसरा है कपकोट। तो कपकोट भी कहाँ है, बागेश्वर के अंदर है। ये 3-3 ब्लॉक वाले जिले हैं। अगर तहसीलों की बात करें तो सबसे कम तहसीलें रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में स्थित हैं। रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें हैं और हरिद्वार में भी 4 तहसीलें हैं, दोनों में 4-4 तहसीलें हैं। यानी कि सबसे कम तहसील और ब्लॉक वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो देखना है। पहला है राज्य गीत 2016 में घोषित किया गया, तो पहला बिल्कुल सही है। राज्य गीत देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदनम 2016 में घोषित किया गया था। अगला इसमें है राज्य खेल 2011 में घोषित किया गया, तो राज्य खेल भी फुटबॉल है जो 2011 में घोषित किया गया। राज्य तितली 2016 में घोषित की गई, तो ये भी सही है। राज्य तितली जो पेम्पलियो बाइनर है वो भी 2016 में घोषित की गई। तो राज्य वाद्य यंत्र 2016 में घोषित किया गया, तो राज्य वाद्य यंत्र ढोल है। इसको 2015 में योगेंद्र भंडारी कमेटी के आधार पर राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, तो 2016 नहीं है, 2015 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य वाद्य यंत्र 2015 होना चाहिए था, तो 2015 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है देखना है। ये चंदों के समय जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी वो दी गई हैं। पहला है गर्कों का प्रमुख, तो चंद शासन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गर्खे होती थी और गर्कों का जो प्रशासक होता था नेगी होता था, यानी कि 1 का 2। सैनिक परगने का जो प्रमुख होता था उसको बख्शी कहते थे, तो 2 का 4। नागरिक परगने का जो प्रमुख होता था सीकदार कहलाता था, तो 3 का 3। और गांव का प्रमुख सयाना या बूढ़ा या प्रधान कहलाता था, तो 4 का 1। यानी कि 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन बी फॉर बॉल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जिसको ये चीज़ें पता नहीं है इसके लिए हमने डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास पढ़ाई है। तो हमने जो लास्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें चंद्रवंश को समाप्त किया है। अब उस सीरीज के अंतर्गत हम पंवार वंश स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने चंद्रवंश नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने कत्यूरी, कुड़िंद और चंदों को पढ़ाया है। अगला प्रश्न है निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन कौन सा है वो देखना है। सबसे पहले है इसमें बालेश्वर मंदिर बागेश्वर में स्थित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बालेश्वर मंदिर बागेश्वर में नहीं है, चंपावत में स्थित है। दूसरा है बालेश्वर मंदिर का निर्माण उदयनचंद ने कराया था, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद ने कराया था, ये भी सही है। चौथा है मल्ला महल में रामशिला मंदिर का निर्माण लक्ष्मीचंद द्वारा कराया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। लक्ष्मीचंद ने रामशिला मंदिर का निर्माण नहीं कराया है, मल्ला महल बनाया था रुद्रचंद ने, और इसी के अंदर रुद्रचंद ने रामशिला मंदिर का निर्माण कराया था। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कथन 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न है हर 10 वर्ष में आयोजित की जाने वाली अस्कोट आराकोट यात्रा की थीम इस बार क्या थी। देखिए फ्रेंड, अस्कोट आराकोट यात्रा की अगर बात करें, ये पिथौरागढ़ के अस्कोट से लेकर उत्तरकाशी के आराकोट तक जाती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। लगभग 1140 किलोमीटर की ये यात्रा आयोजित की जाती है। और क्यों ये आयोजित की जाती है, तो गांव-गांव की संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए इस यात्रा का आयोजन वर्ष 1974 से प्रारंभ हुआ था। 1974 में इस यात्रा की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, ये भी आपको याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा। और 1974 में ही शेखर पाठक एक संस्था की स्थापना करते हैं, पहाड़ संस्था, पहाड़ संस्था। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1974 में। तो यही पहाड़ संस्था जो कि शेखर पाठक की है, तो 1984 से प्रत्येक 10वें वर्ष इस यात्रा का आयोजन करवाती है। यानी कि पहली बार 1974 में किसने निकाली थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। और पहाड़ संस्था ने कब से शुरुआत की, तो 1984 से शुरुआत की। इस बार भी पहाड़ संस्था ने की है, पहाड़ संस्था जो कि नैनीताल के अंदर है। इसकी जो थीम थी स्रोत से संगम तक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये आयोजित की गई थी जुलाई 2024 में, ये भी आपको याद रखना है, जुलाई 2024 में ये आयोजित करवाई गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत हमको बताना है। पहला है राज्य में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर है, पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बंदरपुर से देहरादून के ढालीपुर तक 136 किलोमीटर बहती है, उसके बाद राज्य से बाहर निकल जाती है।
दूसरा है यमुनोत्री से इलाहाबाद तक यमुना की लंबाई 1384 किलोमीटर है। तो ये बात भी सही है क्योंकि यमुना की टोटल लंबाई 1384 किलोमीटर है। अगली है सरस्वती नदी का उद्गम काकभूषणी ताल चमोली से होता है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है मंदाकिनी नदी मध्यांचल श्रेणी से निकलती है। तो ये बात भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये गलत है, सरस्वती नदी देवताल से निकलती है। देवताल, रत्ताकोण ग्लेशियर के देवताल से कौन सी नदी निकलती है? तो सरस्वती नदी निकलती है, जो केशव प्रयाग माणा में अलकनंदा से संगम करती है। अगला है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, सैन्य अभ्यास का नाम है काजिंद, का 8वां संस्करण 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका 8वां संस्करण हुआ था 2024 के अंदर, यानी कि भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच जो अभ्यास होता है, तो ये हुआ था ऑप्शन बी फॉर बॉल ओली जोशीमठ के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओली जोशीमठ। देखिए अपन पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है सूर्य किरण। सूर्य किरण, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पर हुआ था? पिथौरागढ़ में हुआ था। अगर बात करें कि रानीखेत अल्मोड़ा में एक सैन्य अभ्यास होता है दस्तलिक। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के मध्य ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और ये कहाँ पर हुआ था? रानीखेत अल्मोड़ा में दस्तलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं सही विकल्प बताने हैं। पहला है नई सौर ऊर्जा नीति 2021, पेरोल आधारित नीति 2024, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना 2024। सभी विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नमक पोषण योजना जुलाई 2024 की है, तो ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अगर बात करें कि नई सौर ऊर्जा नीति, तो ये मार्च 2। पिरुल नीति की बात करें तो चीड़ का जो पत्ता होता है पिरुल नीडल, उससे बायोडीजल बनाया जाएगा। उसके लिए जो नीति आई थी 2018 में आई थी, 2024 में तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया, पिरुल लाओ पैसा पाओ। पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 2024 मई में हुई थी। जबकि पिरुल आधारित नीति कब की है? तो 2018 की हो जाएगी। बाकी मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना ये सही है, जुलाई 2024 का है, जिसमें अंत्योदय परिवार और जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आयोडाइड नमक बेचा जाएगा या सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। तो फ्रेंड्स ये थे इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।